नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। जातीय गणना पर आज फैसला आएगा। पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली ही पाली में कोर्ट सुना सकता है फैसला। मुख्य जस्टिस की बेंच ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। जातीय गणना सही है या गलत, इस पर आज फैसला हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट में 7 जुलाई को ही सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि जातिगत गणना पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में 5 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने गोपनीयता भंग होने का हवाला दिया था। साथ ही कहा था कि जनगणना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसे में राज्य सरकार जातीय गणना नहीं करा सकती है, जबकि सरकार ने जातीय गणना को विकास के लिए जरूरी बताया। इतना ही नहीं, सरकार ने कहा कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी जाति के लोग अपनी जाति बताने के लिए आतुर रहते हैं, लिहाजा जातीय गणना जरूरी है। कई दिनों तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो पटना हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जातीय गणना पर आज फैसले का दिन है और इस पर फैसला आना है कि जातीय गणना बिहार में जो कराई जा रही थी वो सही है या गलत। अगर कोर्ट राज्य सरकार के हक में फैसला सुनाता है तो राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जातीय गणना पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि 2 चरणों की गणना और सर्वे जो था वो पूरा कर लिया गया था। आखिरी दौर का सर्वे चल रहा था और उसी दौरान हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। तो जातीय गणना सही है या गलत, इस पर आज फैसला आने वाला है। पटना हाईकोर्ट पहली पाली में ही, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट की जो कोर्ट की कार्रवाई होती है उसमें यह फैसला सुना सकता है। फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और अब आज फैसले का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आपको बता दें कि आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ इस फैसले को सुनाएगी। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ इस पर फैसला सुनाएगी। और चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश जी और पटना से संवाददाता अमित कुमार जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सत्य प्रकाश जी, आज फैसले का दिन है, कितना खास दिन राज्य सरकार के लिए यह कहा जा सकता है, क्योंकि जातीय गणना सही है या गलत, इस पर आज फैसला आना है और ये एक 2024 चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम होगा। देखिए, इसमें मुख्य चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था उस पर वो स्टे हटाने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट सुनवाई करके इस पर फैसला देगा और आज ये फैसला आना है। और आज का फैसला सिर्फ स्टे को लेकर नहीं, आज का फैसला इस बात को लेकर है कि कास्ट सर्वे करने का बिहार सरकार को ये अधिकार है या नहीं। और जो मुख्य चीजें जो पिटीशन पटना हाईकोर्ट में दायर हुई थी उसमें वो 2 चीजें थी। एक तो जो सर्वे और जिसको सेंसस, इन्होंने कास्ट सर्वे कहा था, सेंसस जो है वो सेंसस जो यूनियन लिस्ट है उसमें है 7 शेड्यूल में, तो उस पे कोई भी कानून बनाने का अधिकार या उस पे कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है। ये मुख्य मुद्दा था। और दूसरा जो एक कानून बना हुआ है, सेंसस एक्ट है, मेरे ख्याल से 1948 का है जी, उसमें भी जो अधिकार दिए गए हैं वो केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। और हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप सर्वे के नाम पे आप सेंसस कर रहे हैं और ये अधिकार आपको नहीं है और ये करना गलत है। और इसी बात को लेके हाईकोर्ट ने पहले तो इस पे रोक लगा दी थी और बाद में अभी सुनवाई करके अब फैसला आएगा। अब पता चलेगा कि राज्य सरकार के पक्ष में फैसला जाता है या विरोध में। बिल्कुल, लेकिन सत्य प्रकाश जी, फैसले का इंतजार करते हैं। हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कब तक फैसला आ सकता है और क्या कुछ जानकारी है कोर्ट की कार्रवाई को लेकर? चलिए, अमित से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सत्य प्रकाश जी, तो कितना अहम होगा फैसला जो भी आता है
फायदे या नुकसान की हम बात करें, अगर फैसला पक्ष में आता है तो कितना फायदा हो सकता है राज्य सरकार को, या फिर जो पार्टियां अभी सत्ता में हैं उनको, या नुकसान की बात करें तो किस तरह का नुकसान हो सकता है? ज्यादा तो यूं कहें कि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया हुआ है बिहार में। अगर कानूनी दृष्टि से कहें, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा कि आप सेंसस नहीं कर सकते हैं, कास्ट सर्वे के नाम पे आप सेंसस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेंसस केंद्रीय सूची में है, और केंद्रीय सूची में है इसका मतलब उस पर कानून बनाने का अधिकार और या उस पर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने का, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं संविधान की भाषा में लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। तो जिन विषयों पे केंद्र या राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, उन्हीं विषयों पे उनका एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस बनता है। और अगर उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं है तो उस पर कोई बाकी एग्जीक्यूटिव एक्शन जैसा कि इसमें सर्वे करने का ये अधिकार भी उन्हें नहीं है। और इन्हीं दो ग्राउंड्स पे पटना हाईकोर्ट ने पहले तो इस पे स्टे लगा दिया था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेरे ख्याल से 18 मई का था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया था, कहा कि हम इस पे अभी कुछ नहीं करेंगे, और पटना हाईकोर्ट इस पे सुनवाई करके फैसला देगा। और अभी पिछले हफ्ते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, तब दोनों पक्षों ने ये कहा था कि भाई चूंकि पटना हाईकोर्ट इस पे फैसला सुरक्षित रख चुका है, अब इस मामले पे सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट में कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है सुनवाई को लेकर, कब तक फैसला आ जाएगा? देखिए अलीम, जो जानकारी है वो तकरीबन 10:30 बजे इस मामले पे जजमेंट आएगा, और जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है विनोद चंद्रन और मधुरेश प्रसाद, उनकी डबल बेंच है, खंडपीठ जो है वो ये फैसला सुनाएगी। महत्वपूर्ण फैसला है बिहार के को लेकर के ये फैसला है, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो बिहार में जाति आधारित गणना जो है वो करवाना चाहती है, और वो शुरू भी की थी। लगभग जो सरकार की तरफ से दलील दी गई थी उसमें ये बातें रखी गई थी। पीके शाही जो महाधिवक्ता हैं उनके तरफ से ये बातें रखी गई थी कि लगभग 80% काम हो चुका है, कुछ काम ही शेष रह गए हैं, तो इसलिए ये जाति आधारित जो गणना है वो किसी का विश्वसनीयता को भंग नहीं कर रहा है, किसी की जो विश्वसनीयता को वो जाहिर नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये जाति आधारित गणना जो है वो होने दिया जाए। लेकिन जो याचिकाकर्ता थे, 5 याचिका जो है वो लगाई गई थी, और उनके जो वकील हैं उनके तरफ से जो दलील दी गई, तकरीबन 5 दिनों तक ये सुनवाई हुई थी इस मामले पे। 3 दिन तक 5 याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा था, और उसके बाद 2 दिन का वक्त जो रहा वो सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील हैं, महाधिवक्ता जो थे पीके शाही अपर महाधिवक्ता, उनके अलावा और भी जो वकील थे सरकार की तरफ से, उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि 17 ऐसे जो कॉलम है उसमें कहीं से भी लोगों की जो स्वतंत्रता है, लोगों की जो विश्वसनीयता है उसे भंग नहीं किया जा रहा है, और स्वतः लोग जो हैं अपनी जाति आधारित गणना से जुड़ी हुई जो है वो जानकारी दे रहे हैं। लेकिन कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ, और कोर्ट ने इस मामले पे याचिका जो दायर की गई थी उसमें 5 दिनों तक सुनवाई के बाद ये फैसला अपना सुरक्षित रख लिया था, और आज वो अहम दिन है जब इस मामले में निर्णय आने वाले हैं। थोड़ी देर में जो निर्णय है पटना उच्च न्यायालय का, महत्वपूर्ण निर्णय की जाति आधारित गणना जो है वो बिहार में आगे बहाल हो जाएगी या नहीं होगी। अगर होती है तो सरकार को कितने दिनों का समय दिया जाएगा, अगर नहीं होती है तो सरकार आगे क्या करेगी, इस तमाम चीजों पर नजर होगी हमारी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जाति आधारित गणना की जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर के भी कोर्ट ने सरकार से सवाल किया था, जिसका माकूल जवाब सरकार की तरफ से कुछ खास नहीं दिया गया, और यही वजह रही कि इस पूरे मामले पे कोर्ट को लंबी सुनवाई करनी पड़ी, और 5 दिनों के सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखा था, जो थोड़ी देर में आ जाएगी। जी बिल्कुल। अमित, हमारे साथ सत्यप्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, फैसला जो भी हो ये देखने वाली बात होगी, करीब 10:30 बजे का वक्त है कि फैसला आ जाएगा, लेकिन उसका इंतजार करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो जातीय गणना कराने की लड़ाई है वो अब एक राजनीतिक लड़ाई बन गई है? भले ही सभी पार्टियों ने विधानसभा में हामी भरी थी और इसको लेकर कहा गया था कि जातीय गणना जरूरी है। देखिए, हिंदुस्तान चांद पे जा रहा है और हम जातीय गणना में फंसे हुए हैं। अगर मेरा कहना है कि अगर विकास की बात है, अगर आपको सड़क बनानी है तो इसमें जातीय गणना से इसका क्या लेना देना। आपको पुल बनाना है, वैसे बिहार में पुल की स्थिति क्या है आपको पता है, पुल बनते वक्त भी 2 बार गिर जाते हैं।
तो ये अगर सड़क बनानी है या पुल बनाना है या और भी विकास का कोई काम करना है, इससे सीधे तौर पे किसी जाति का कोई लेना देना। ये अगर किसी समुदाय विशेष का विकास करना है तो ये अपने आप में पूरी अवधारणा ही गलत है। अगर कोई वर्ग पिछड़ा है या थोड़ा विकास के दौर में किसी कारण से, ऐतिहासिक कारणों से पिछड़ा रह गया, तो उसके लिए आपको जो कुछ करना है आप कीजिए। अलग से उसके लिए गणना क्या करनी है? आपको अगर पता है कि इस जाति के लोग पिछड़े हैं, ये बाकी जो सेंसस अगर होता है जो हर 10 साल पे, उस सेंसस में जो भी डेटा आता है उसके बेसिस पे एनालिसिस करके ये चीजें की जा सकती हैं। ये निहायत ही विभाजनकारी चीज है। बिहार का समाज वैसे भी जात के आधार पे बहुत बटा हुआ है और दोबारे जातीय विभाजन को खड़ा करना ये मेरे हिसाब से बिहार के लिए, बिहार को और भी पीछे ले जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग कुछ राज्यों में गए होंगे, जैसे जहां बिहार के मजदूर भी बहुत जाते हैं, हम जैसे लोग भी बिहार छोड़ के आए हुए हैं। आप अगर जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे या हैदराबाद जाएंगे या आप अहमदाबाद जाएंगे या चेन्नई जाएंगे, ये जगह जितनी तरक्की कर चुके हैं ये जगह और ये राज्य, बिहार उसमें बहुत पिछड़ा है। उसकी एक वजह जाति आधारित राजनीति है और ये सर्वे बिहार को और भी ज्यादा जाति के आधार पर बांटने का काम करेगा। मुझे हालांकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अब तक जो कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ कहा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मना कर दिया हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से। लेकिन जो हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने भी जाति पे कुछ खास नहीं कहा। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि आपको लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सब्जेक्ट का नहीं है, इसलिए एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस नहीं है और आप इस पे कानून नहीं बना सकते हैं, इसलिए आप इस पे कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो सरकार को भी इस पे कुछ करने का हक नहीं है। लेकिन अगर कानूनी दाव पेच से अलग होकर देखें तो बिहार में जो सामाजिक संरचना है और जिस तरह से जात के आधार पे विभाजन, उसमें ये जो सर्वे अगर कास्ट बेस्ड होता है तो उस विभाजन को और उस खाई को और ज्यादा बढ़ा देगा और बिहार के लिए मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं होगा। आपको जो भी सर्वे करना है, जो भी विकास का काम करना है, वो जात के आधार पर मत कीजिए। आप कुछ आर्थिक ऐसे इंडिसेस तय कीजिए जिसके आधार पर आप ये तय करें कि जो भी व्यक्ति अगर पिछड़ा है, जो भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है जब 10% आरक्षण दिया गया जो सो कॉल्ड अगड़ी वर्ग के लोग, उसमें ये मान लिया गया है कि किसी भी जाति का व्यक्ति पिछड़ा हो सकता है। इकोनॉमिक। चलिए सत्यप्रकाश जी, फैसले का इंतजार करते हैं। फैसला करीब 10:30 बजे के आसपास ही आएगा, उसका इंतजार करते हैं, देखते हैं हाईकोर्ट क्या कुछ कहती है। अमित, और बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी आपका भी। तो 10:30 बजे के करीब ये फैसला आने वाला है और इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। फैसला आज सुनाया जाएगा, देखते हैं फैसला क्या कुछ होता है। इधर जातीय गणना को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो महागठबंधन को उम्मीद है कि कोर्ट से उसके पक्ष में फैसला आएगा और फैसला आते ही सरकार जल्द से जल्द गणना कराएगी। पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय के हर निर्णय का हम स्वागत करेंगे, लेकिन राज्य सरकार कहीं न कहीं इस जातीय जनगणना पर राजनीति करना चाहती है। तो राज्य सरकार जिस तरह की राजनीति करना चाहती है, वोट की राजनीति करना चाहती है, उसको हम सीधे से नकारते हैं। देखिए, जातीय गणना या जो जातीय सर्वेक्षण की बात बिहार सरकार ने की थी वह निश्चित रूप से आवश्यक था। अभी आप देखेंगे कि कल रोहिणी कमीशन 7 वर्षों के बाद और 15वां एक्सटेंशन के बाद कल रिपोर्ट सबमिट की, तो उस रिपोर्ट का आखिर आधार क्या हो सकता है जब आपको यह पता नहीं है कि किस जाति की कितनी आबादी है और उसकी स्थिति क्या है, तो फिर उसके लिए आरक्षण का प्रतिशत कैसे आप निर्धारित करेंगे। तो इन सवालों को कहीं न कहीं केंद्र सरकार को समाधान करना चाहिए। मुझे लगता है कि बिहार सरकार या पिटिशनर्स जिनके खिलाफ ये जाएगा उनके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय जाने का रास्ता खुला हुआ है। बिहार सरकार के लिए इन सारी रिट याचिकाओं का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि बिहार सरकार बार बार ये कह रही है कि हमको अपने विकास योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे राज्य के लोगों का जाति आधारित गणना का डाटा चाहिए। सभी पक्षों को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि
क्या होगा तो क्या करेंगे हम। बिहार सरकार और गठबंधन में शामिल दलों की नीयत बिल्कुल साफ है। हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस अनुरूप फिर हम अपना फैसला लेंगे। देखिए, जातीय जनगणना इस देश की जरूरत है और बिहार ने इसमें एक बहुत अच्छी कोशिश की है। लेकिन अगर जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा तो हम इसके बाद आगे के कोर्ट में जाएंगे। लेकिन इसके अलावा केंद्र सरकार को भी इस पर देखना चाहिए कि इस पर अगर जरूरत पड़े तो कानून बना के संसद में कानून बनाकर और इसको लागू करना चाहिए। और अब सवाल यह उठता है कि जातीय गणना पर आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? दरअसल इस गणना के कई पहलू हैं। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू भी हैं। सबसे पहले मामले के राजनीतिक पहलू को समझना जरूरी है। तो अगले साल यानी 2024 में देश के लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव है। राज्य सरकार यह दिखाना चाहती है कि उसे गरीबों की चिंता है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है। जल्दबाजी का एक पहलू यह भी है कि सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है। सरकार ने इस गणना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लोगों का डेटा इकट्ठा हो चुका है। फिलहाल यह डेटा अनप्रोसेस्ड है। ऐसे में डेटा के लीक होने की आशंका है। इसलिए सरकार जातीय गणना के काम को जल्द पूरा कराना चाहती है। हालांकि यह कारण तात्कालिक है। जातीय गणना में इतनी जल्दबाजी के पीछे का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार को वोट बैंक की चिंता है। जिस पिछड़ा वोट बैंक को पीएम मोदी ने झटक लिया, अपने विकासवादी काम से पीएम मोदी ने जातीय राजनीति को ध्वस्त कर दिया। हिंदूवादी राजनीति से बीजेपी ने जातिवाद की राजनीति को ध्वस्त करने में सफलता पाई। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी और जेडीयू उसी जातिवाद को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, इसलिए जातिवाद के चैंपियन बनने की यहां पर होड़ लगी है। अब सवाल यह है कि जातीय गणना सही है या गलत? तो राज्य सरकार का अपना तर्क है। राज्य सरकार का तर्क यह है कि योजनाओं के लिए आंकड़े जरूरी हैं और जातीय गणना से सभी वर्ग की आबादी का पता लगेगा, लोगों के सामाजिक स्तर का पता चलेगा। जातीय गणना सबके हित में है और इससे सबके लिए विकास का काम होगा। जबकि याचिकाकर्ता का तर्क है कि सरकार के पास आंकड़े पहले से मौजूद हैं। जातीय गणना से जातीय उन्माद फैलेगा। जातीय गणना केंद्र सरकार का विषय है। राज्य को जातीय गणना कराने का अधिकार नहीं है। जातीय गणना मूल अधिकारों का हनन है। ट्रांसजेंडर को जाति में बांटना गलत है, यह याचिकाकर्ताओं का तर्क है। अगली खबर का रुख कर लेंगे। इस वक्त सहरसा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुहर्रम के मेले में मारपीट हुई। दो समुदाय में जमकर मारपीट हुई। झूला झूलने को लेकर यह मारपीट हुई है। मारपीट में कई लोग जख्मी हैं। सिरादे पट्टी चौक की यह घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कहरा प्रखंड के सिरादे पट्टी चौक पर मुहर्रम का मेला लगा हुआ था, जिसमें झूला झूलने को लेकर दो समुदाय में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद ग्रामीण आपस में ही भिड़ गए, जिससे मेला परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा, जो बवाल काट रहे थे। फिलहाल मामले को शांत करा लिया गया है। पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। कैमूर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर धारा 144 लागू की गई है। कैमूर शहर में धारा 144 लागू की गई है। मुहर्रम जुलूस में विवाद के बाद यह फैसला लिया गया है। जिले में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। अफवाह फैलने के बाद पुलिस सतर्क दिख रही है। 70 नामजद समेत 500 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल इलाके में शांतिपूर्ण माहौल है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को मुहर्रम जुलूस में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद असामाजिक तत्वों ने गलत अफवाह फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। ताजिया जुलूस में दो पक्षों के झड़प के बाद कैमूर पुलिस और प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला और मामले को शांत कराया, लेकिन इसके बाद अगले दिन रविवार को भी गलत अफवाह फैलाकर माहौल को बिगाड़ने और शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया।
इस मामले में अब तक 70 नामजद समेत 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 44 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जो भी घटनाएं 3 एफआईआर दर्ज किया गया है, अलग अलग जो घटनाएं हुई है उसकी, और कुल 77 नामजद के अलावा करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए 44 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कई लोग फरार हो रहे हैं, कई लोग फरार हो गए हैं। उन सब पे विशेष टीम का गठन करके एक अलग से एसडीपीओ के जरिए एसआईटी बनाया गया है और टारगेट करके सबको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। वीडियो फुटेज को एज एविडेंस हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कलेक्ट कर दिया गया है। जिसने भी अपराध किया है, जो भी उपद्रव किया है, सब का सब हमारी नजर में है। सबके खिलाफ काफी स्ट्रांग एविडेंस कलेक्ट हो गया है और सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। जल्दी चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल करवाया जाएगा, इनको सजा। तो शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन रात में भी हो गया, लेकिन अचानक से फिर कोई अफवाह फैलाया गया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। स्थिति आज के डेट में पूर्णतः शांतिपूर्ण है, सुबह से है, शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार की घटना नहीं हुई अभी। और इसको लेकर प्रशासन के द्वारा सख्ती का प्रयोग करते हुए 3 एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। 40 से ज़्यादा इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, कई नामजद अभियुक्त हैं और साथ ही साथ लगातार इसमें हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयास में। और अपना बिहार